हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रहा था मौर्ययुगीन राज्य का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके जो हैं 2 पार्ट्स जो हैं अपलोड हो चुके हैं। पहले आप उसे देख लीजिए और आज बारी है पार्ट 3 की। थोड़ा सा चैप्टर को हम आज आगे और बढ़ाएंगे और पार्ट 4 में उम्मीद है कि ये चैप्टर बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्पेशली जो ये है विद्यार्थियों के लिए है जो कि इतिहास के विद्यार्थी हैं और एमए हिस्ट्री जिनके पास सब्जेक्ट है या पीजीटी हिस्ट्री की जो तैयारी कर रहे हैं डीप, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट 1 में जो है मैंने स्टार्ट किया था कि मौर्य काल के जो है प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ से हमें पता लगता है, किन स्रोतों को पढ़कर हमें पता लगता है कि मौर्य काल में कैसे उनका जीवन था या सब कुछ जो वो प्रशासन थे, कैसे कौन सा राजा कौन क्या काम करता था, ये सब आपको जो है इन स्रोतों से ही पता लगता है। तो बस आपके जो मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो आपके नंद वंश के शासक थे धनानंद, उनकी जो उनका वध करके मौर्य वंश की जो है स्थापना करी थी। तो कह सकते हो कि कब करी थी? 321 ईसा पूर्व में करी थी। तो ये सब मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में बताया है, तो पार्ट 1 आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो बस एक निश्चित तिथि क्रम का जो है यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। तो हाईलाइट मैंने अच्छे से कर रखा है। पहला मैंने आपको बताया था कि मेगास्थनीज की इंडिका, इसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि इंडिका में क्या क्या लिखा हुआ था। शासन के बारे में, सैनिक प्रबंध के बारे में, समाज के बारे में इंडिका में बहुत कुछ दिया हुआ है। और अगला था आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा था कि उसके अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। विशाखादत्त का था मुद्रा राक्षस। पुराणों में भी जो है इस चीज़ की चर्चा है। बौद्ध और जैन साहित्य से भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। पुरातात्विक सामग्री होगी, जैसे कि आपके अशोक के शिलालेख हो गए, स्तंभ लेख हो गए, इनसे भी जो है हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है कि उस समय जो था अशोक अपने टाइम में कैसा था और उसने क्या क्या काम किए थे। और आपको मैंने अभिलेख बताए थे राजा खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में बताया था। रुद्रदामन के जो है जूनागढ़ अभिलेख और मैसूर के है चंद्रगिरी अभिलेख। इसमें जो है आपको पता लगता है कि इनका जो है मौर्यकालीन जो है तथ्य जितने भी इंपॉर्टेंट है आपको इन सब में देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अशोक के अभिलेख और उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है, क्योंकि जो अशोक के हमें अभिलेख मिले हैं वो हमें 40 से अधिक जो है अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। इसी के बाद जो है आपको बताया था कि लिपियाँ जो हैं कि दो अब जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो 2 लिपियों में मेन मिले हैं। एक तो ब्राह्मी लिपि मिली है और एक खरोष्टी लिपि में मिले हैं। और कंधार में जो मिले हैं, जो यूज़ की गई थी भाषा यूनानी और अरमाइक, और जेम्स प्रिसन जो थे इन्होंने सबसे पहले 1837 में इन अभिलेखों को पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको शिलालेखों के बारे में बताया था कि कहाँ कहाँ कौन कौन से शिलालेख मिलते हैं और कौन सा जो है अभी उत्कीर्ण नहीं है। 11वां 12वां 13वां ये जो शिलालेख है बिल्कुल भी उत्कीर्ण नहीं हुए हैं। ठीक है, और 2 आपके अन्य लेख हैं। इसके बाद आपको मैंने लघु शिलालेख के बारे में बताया था कि कौन सा जो है लघु आपके शिलालेख है, कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और जैसे इनके बारे में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था पार्ट 2 में कि कैसे इनकी स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने और किस तरह इन्होंने अपना विस्तार किया। वंश के बारे में पढ़ा, इनके माता पिता के बारे में पढ़ा हमने। फिर इसके बाद हमने इनका प्रारंभिक जीवन जाना कि ये कैसे चंद्रगुप्त मौर्य बने। ठीक है, कैसे ये बने, ये पूरी कहानी मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। तभी कह रही हूँ कि पहले वो वीडियो देख लो, तब आज ये पार्ट 3 देखना, तब आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा। फिर विजयों की बात करेंगे कि सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ विजय प्राप्त की, तो पंजाब विजय का पहले जिक्र होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी मगध विजय आ जाती है जो कि 321 पूर्व 321 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और फिर कैसे जो है सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह जो था, जिसका नाम था हेलेन, उसका जो है विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था। तो ये सब मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, कैसे उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ कैसे हुई। इसके बाद जो हमने स्टार्ट किया था बिंदुसार को। बिंदुसार के बारे में मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा ही बताया था कि कैसे उसकी जो है पत्नी का क्या नाम था और इसको क्या क्या कहा जाता था। पुराणों में जो है इसे बिंदुपद और भद्रसार कहा जाता था, और यूनानी लेखों ने से जो है कहा था आपको अमित्रोचेटस कहा था, बिंदुसार को अमित्रोचेडस कहा था और अलित्रोचेडस कहा था। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। बिंदुसार का जो है टाइम पीरियड याद रखना है 298 से जो है 273 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है वो है किसका है? बिंदुसार का। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनकी माता का क्या नाम था, दुर्धरा बताया था।
और पत्नी का नाम है धम्मा या शुभांतरिंगी। परिशिष्ट एक पर्व है, उसमें जो है इसमें बताया गया कि जन्म के विषय में एक रोचक प्रसंग मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है बिंदुसार पैदा हुआ था। तो इसमें ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है कि पुराणों से हमें पता लगता है कि उसने 25 वर्ष तक जो है शासन किया था, और चाणक्य जो था इसका क्या था, प्रधानमंत्री था। और ये चीज़ जो है, जो आपका खलाट था और ये राधागुप्त, ये जो है इसके प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। अब आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है पार्ट 3 में कि इसकी जो विजय कौन कौन सी थी, किसकी, बिंदुसार की। बिंदुसार की अब विजय जान लेंगे क्या है। तो आज से जो है, आज और अभी से जो है आपका पार्ट 3 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विजय। आर्य मंजूश्री मूल कल्प के जो लेखक हैं उनका नाम है हेमचंद्र, तथा तिब्बती यात्री थे तारानाथ। उनके विवरणों से हमें ये पता लगता है कि जो चाणक्य की सहायता से, जो इसका प्रधानमंत्री था, बिंदुसार ने 16 नगरों के राजाओं को बिल्कुल समाप्त करके पूर्वी और पश्चिमी घाटों के समस्त भूभाग का ये स्वामी बन गया था। कौन? बिंदुसार। और इससे कुछ विद्वान मानते हैं कि बिंदुसार ने दक्षिण भारत को भी विजित किया था। पूर्वी घाट को किया था, पश्चिमी घाट को किया था, और दक्षिण भारत को जो है बिंदुसार ने विजित किया था। तो दक्षिण जो आपकी विजय है उसका विवरण हमें नहीं मिलता है। बिंदुसार ने जो दक्षिण विजय करी थी उसका विवरण हमें आज नहीं मिलता है। बिंदुसार के शासनकाल में दक्षिण में कुछ विद्रोह हुए हों जिनको बिंदुसार ने चाणक्य की सहायता से दबाया होगा। सिर्फ हमें इतनी ही चीज़ों का पता लगा है। तक्षशिला में अगला विद्रोह हुआ है। बिंदुसार के शासनकाल की ये दूसरी जो थी एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ। कैसे हुई? उसके जो राज्य कर्मचारियों के अत्याचारियों के और अन्यायपूर्ण शासन से जो पीड़ित थे तक्षशिला जो प्रांत के निवासी थे, उनका ये विद्रोह था। जो राज्य के कर्मचारी थे ना, वहाँ जो राज्य है उसके जो कर्मचारी थे, उससे लोग इतना परेशान हो गए थे कि वो जो वहाँ के निवासी थे उन्होंने कर दिया विद्रोह। और ये चीज़ हमें पता लगती है दिव्यावदान से। दिव्यावदान से हमें क्या चीज़ पता लगती है कि जब विद्रोह को दबाने के लिए जो अशोक था जो तक्षशिला पहुंचा, तो वहाँ की जनता ने उसका खूब स्वागत किया और उससे किया एक निवेदन। कहा कि ना हम कुमार के विरुद्ध हैं, ना ही हम राजा के, पर हम जो ये दुष्ट अमात्य हैं ना, जो मंत्री हैं ना, हमारा ये शोषण करते हैं। तो दिव्यावदान से तक्षशिला के दूसरे विद्रोह का भी जो है हमें ज्ञान होता है। इस चीज़ के बारे में कहाँ से हमें पता लगता है कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और दबाने कौन पहुंचा था? अशोक। वहाँ जो है वहाँ की जनता ने वहाँ उसका स्वागत किया था। तो ये हमें जो चीज़ पता लगती है वो दिव्यावदान से हमें पता लगती है। और जो यह विद्रोह बिंदुसार के शासनकाल के अंतिम दिनों में हुआ था। तो जब ये अंतिम दिनों में हुआ था, जो अशोक यहाँ गया था, तो अशोक उस समय कहाँ था? उस समय जो अशोक था उज्जैन में था। कहाँ था? उज्जैन में था। तो इसीलिए क्या हुआ, इस विद्रोह को दबाने के लिए राजकुमार जो था सुसीम, उसको भेजा गया था। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अशोक को तो भेजा था तक्षशिला में, वहाँ तो इसकी जनता ने स्वागत किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दबाने के लिए जो विद्रोह कर रहे थे, जो वहाँ के निवासी, वहाँ के जो अमात्य हैं या जो राज्य के कर्मचारी हैं, उनसे इतने परेशान थे, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए जो बिंदुसार है उसने किसको भेजा था? तो राजकुमार सुसीम को जो था वहाँ पर भेजा था। और स्टीम का मानना है, ये इतिहासकार हैं, इनका मानना है कि तक्षशिला में शांति स्थापना के बाद अशोक ने क्या किया, खस राज्य पर भी क्या कर ली थी, विजय प्राप्त की थी। तक्षशिला में जब बिल्कुल शांति स्थापना हो चुकी, इसका मतलब ये है कि जब ये विद्रोह को दबाने के लिए राजकुमार सुसीम को भेजा गया तो वो कामयाब हुआ। ठीक है, तभी कामयाब हुआ है, तभी तो शांति स्थापना हुई है। और जब ये शांति स्थापना हो गई तो अशोक ने खस राज्य पर भी विजय प्राप्त की थी। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, विदेशों से संबंध देखते हैं। अपने पिता की नीति का ही अनुसरण किया, क्योंकि बिंदुसार के पापा जी का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो अपने पिताजी की नीति का अनुसरण किया और बिंदुसार ने विदेशी राजाओं के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। पिलने के अनुसार ये चीज़ कहा जाता है कि जो मिस्र के राजा थे टॉलमी द्वितीय फिलाफटेंडस, ठीक है, इन्होंने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को राजदूत बनाकर भेजा था। टॉलमी द्वितीय याद कर लेंगे, और इनके राजदूत का क्या नाम था? डायमेकस। और डियोडोरस ने भी यूनानियों के प्रति बिंदुसार के सौहार्दपूर्ण जो है व्यवहार है उसका वर्णन किया है। ध्यान रखेंगे कि ये जो डियोडोरस हैं तो ये किससे रिलेटेड है? यूनानी।
ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और जो डायमेकस है वो मिस्र से रिलेटेड है, और जो इसके राजा का नाम है, क्योंकि डायमेकस तो क्या है, राजदूत है, इसके राजा का नाम है राजा टॉलेमी। ये किससे संबंधित है, ये मिस्र का राजा है। डियोडोरस के बाद डियो लगाते हैं यूनानी, तो डियोडोरस जो है यूनानियों के प्रति, जो यूनानी थे तो उनके प्रति जो था बिंदुसार का बिहेवियर बहुत अच्छा था। और बात करें मिस्र के राजा के साथ, उसका भी बिहेवियर उसके साथ भी बहुत ही बढ़िया था। गॉट इट। बिंदुसार द्वारा एक यूनानी विद्वान था आयम्बुलुस के आदर सत्कार की इसने चर्चा की है। ठीक है। भारतीय राजा बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटीओकस से जो थी अंगूर की शराब मंगवाई थी, सूखी अंजीर मंगवाई थी, और दार्शनिक भेजने को अनुरोध किया था कि भाई मुझे ये 3 चीज़ें भेज दे। अब यहाँ पर कौन सा राजा आ गया है, सीरिया का। क्या नाम है उसका, एंटीओकस। इसमें मिस्र के राजा का क्या नाम था, टॉलेमी द्वितीय। राजदूत का क्या नाम था, डायमेकस। फिर कहते हैं कि भी यूनानी कौन थे, डियोडोरस। ये इनके राजा का नाम क्या है, डियोडोरस। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। सीरिया के जो राजा अब आ जाते हैं सीरिया के राजा पे। सीरिया के राजा ने उत्तर में कहा था कि अंजीर और शराब तो मैं दे दूंगा, भेज दिया, लेकिन अपने दार्शनिक नहीं भेजते वो। इन विवरणों से पता लगता है कि बिंदुसार के विदेशों के साथ भी अच्छे संबंध थे और उसकी दर्शन में भी रुचि थी। ठीक है। उन्होंने ये 2 चीज़ें तो भेज दी, लेकिन अपने दार्शनिक नहीं भेजे, उनकी कीमत नहीं लगाई उन्होंने। ठीक है। अब बात करेंगे हम मृत्यु की। पुराणों के अनुसार बिंदुसार के बहुत ज़्यादा पुत्र थे जो बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहते थे, और जो इसके आखिरी दिन थे ना बहुत ही अजीब से थे, गंदे थे। और 24 वर्ष तक जो है आपके बिंदुसार ने शासन किया है, राज्य किया है। महावंश में कहा गया है कि उसने 27 वर्ष तक किया है, 24 मान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 272 ईसा पूर्व में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो अशोक जी अब आ गए हैं 269 से 232 ईसा पूर्व। 269 272 में कह रहे हैं कि उसके पापा की डेथ हो गई थी, तो 269 पीछे जाता है ना, तो 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व जो टाइम पीरियड रहा है वो अशोक का रहा है, और अशोक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, बिंदुसार की मृत्यु हो गई, यानी पापा जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा आया अशोक। अशोक बहुत बड़ा, ग्रेट कह सकते हो, बहुत बड़ा मैं कहूँगी इंसान, कि इसने इतना बड़ा काम किया, महान आदमी था ये। ठीक है। और इसकी जो तुलना की जाती है एक महान सम्राट के रूप में की जाती है इतिहास में, और इसकी तुलना जो की जाती है जो आपके कॉन्स्टेंटाइन हैं जो रोमन सम्राट थे, ईसाई धर्म के जो महान प्रचारक थे सेंट पॉल, और एक मुग़ल सम्राट थे अकबर, आपने ज़रूर नाम सुना होगा, उससे इसकी जो है तुलना की जाती है। बहुत बहुत अच्छा इंसान था, शुरू में गंदा था, बाद में अच्छा हो गया था। ठीक है। नैतिकता दिखाई है, उदारता दिखाई है। इसके जो राजनीतिक जो आदर्श है, सिद्धांत है, उसमें आपको नैतिकता दिखेगी, उदारता दिखेगी, दयालुता दिखेगी, प्रजा हित चिंतन दिखेगा, कला के आपको चीज़ें मिलेगी, संस्कृति मिलेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको अशोक के जो अब अध्याय हम आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को सब कुछ मिलेगा। ठीक है। और इसके इतिहास के अध्ययन में देश विदेश के जो हैं बहुत सारे विद्वानों ने इसमें बहुत ज़्यादा रुचि ली थी, है ना। लग रहा है ना इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में कि इसका नाम कैसे पड़ा। पुराण हो गए, बौद्ध ग्रंथ हो गए, अभिलेख हो गए। अशोक के आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, चाहे पुराणों में देख लो, चाहे बौद्ध ग्रंथों में देख लो, चाहे अभिलेखों में देख लो, अलग अलग नाम हो गए। पुराणों में तो इसको कहते थे अशोक वर्धन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता था, तो अशोक वर्धन कहा गया है। सिंगला जो बौद्ध ग्रंथ है आपका, दीपवंश और महावंश में इसे प्रियदर्शी कहा गया है, या प्रियदर्शन भी कहा गया है। अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें देवानी प्रिय या प्रियदर्शी राजा, यानी कि देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी जो है इस शब्द का यूज़ हुआ है। केवल और केवल जो आपका मास्की अभिलेख है और आपका गुर्जरा अभिलेख है उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अशोक शब्द का यूज़ हुआ है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। पुराणों में कहा गया है अशोक वर्धन, दीपवंश और महावंश में इसको प्रियदर्शी या प्रियदर्शन कहा गया है। मास्की और जो गुर्जरा अभिलेख है उसमें अशोक शब्द का प्रयोग हुआ है, और दिव्य वदान में इसका जो प्राथमिक नाम आता है वो अशोक बताया गया है। 1750 ईस्वी में क्या हुआ था, देवान प्रिय जो था राजा के अनेक अभिलेखों का पता जो है टीफन थलैंतर जो है इसने लगाया था। और 1836 में आप सबको पता है जेम्स प्रिंसेप ने जो है इसके जो अभिलेख थे इसको पढ़ने में इसको सफलता मिली थी। तो सिर्फ आपने इतनी बातें ही जो ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके जन्म के बारे में, इसके माता पिता के बारे में। इसका जो जन्म हुआ राज्याभिषेक से 25 वर्ष पहले हुआ, यानी कि 294 ईसा पूर्व में जो है
अशोक का क्या हुआ है, राज्याभिषेक हुआ है। और इस चीज़ का पता लगता है कि अशोक के 5वें शिलालेख से पता लगता है अशोक के पिता जो बिंदुसार थे उनकी बहुत सारी पत्नियां थी और अशोक के कई भाई बहन थे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। महावंश में ये बताया गया इनकी जो बड़े पुत्र का नाम था क्या था, सुमन। और दिव्यवदान में क्या था, सुसीम। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। माँ बोधि वंश में धम्मा को उसकी माता कहा गया है। माँ बोधि वंश में धम्मा को क्या कहा गया है, अशोक की माता कहा गया है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अन्य भाई बहन भी थे, अभी आपको बताया इनकी बहुत सारी पत्नियां थी तो बहुत सारे भाई बहन भी थे। तो लगता है पता कि हाँ है ऐसा। राजकुमार अग्नि जो है ब्रह्मा की माँ थी, उनके 5वें शिलालेख में जो आपको इस चीज़ का उल्लेख मिलता है कि इनके कई भाई बहन थे। विवाह की बात करें तो इनके जो हुए अनेक बहुत सारे विवाह हुए हैं। जो उल्लेख ज़्यादा मिलता है 5 पत्नियों का मिलता है। ये एक तो है देवी, एक है असंधिमित्रा, एक है तिक्ष्यरक्षिता, एक है पद्मावती, एक है कारुवकी। असंधिमित्रा की मृत्यु हो जाने पर क्या हो जाता है, जो ये वाली बीवी थी ये मर गई थी। इसके बाद जो आया था आपका तिक्ष्यरक्षिता आई थी और इसको पटरानी बना दिया था। ठीक है, तिष्य जो रक्षिता है इसकी क्या बन गई थी, पटरानी बन गई थी। और कारुवकी ही क्या थी, तिष्य रक्षिता थी। उसने क्या किया था, तीवर नामक पुत्र जो है इससे उत्पन्न हुआ था। कारुवकी का पुत्र या तिष्यरथी का जो पुत्र है इसका क्या नाम है, तीवर है। और तीवर के अतिरिक्त कुणाल, जालोक, महेंद्र, अशोक के क्या थे, अन्य पुत्र थे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। पुत्रियों के नाम भी याद रखने हैं, एक तो है संघमित्रा और एक है चारुमती। इन दोनों का उल्लेख हमें मिलता है। तो ये आपने भाई बहनों के नाम याद रखने हैं, तीवर, कुणाल, जालोक, महेंद्र। ठीक है, ये कौन थे, अशोक के पुत्र थे। 2 पुत्रियां थी, संघमित्रा और चारुमती। अब बात करेंगे हम राजकुमार के रूप में। बचपन में अशोक बहुत ज़्यादा उद्दंड था, कुरूप था। और जो आपका सीम था ये बहुत ज़्यादा रूपवान था, इसका एक अन्य भाई था। ठीक है, और जो सेवा का पात्र ये नहीं बन सका अशोक से। वो इतने उससे जो है अटैचमेंट उसकी नहीं थी, सुसीम से थी। ठीक है, और बिंदुसार ने अपने सभी पुत्रों के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध किया, परंतु अशोक सबसे प्रतिभावान था और योग्य था। शिक्षा के बाद उसके प्रति बिंदुसार ने उसे उज्जैन का जो है गवर्नर नियुक्त किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि गद्दी पर बैठने से पहले वो कहाँ पर था, तो अशोक का जो अभी मैंने आपको बताया था कि जब उज्जैन बैठा था और सुसीम को भेजा गया था ना, तो वो उस टाइम गवर्नर था वहाँ पर। ठीक है, तो बिंदुसार ने उसे उज्जैन का गवर्नर नियुक्त किया था। और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। आपने अभी अभी इस चीज़ को पढ़ा है। और सुसीम असफल रहा। तब अशोक को उसके पिता ने विद्रोह को दबाने और शांति स्थापना के लिए भेजा और अशोक विद्रोह को शांत करने में सफल रहा था। वहाँ मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि कई बच्चे ना उसको स्किप कर देते हैं और आगे भाग जाते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि भाई सही नहीं है। आप उस चीज़ को पूरा पढ़ो, आप जो है वीडियो को स्किप कर देते हो। मुझे टाइमिंग से एग्जैक्ट पता लग जाता है, तो स्किप नहीं करना है। मैं बीच में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ, मैं चीज़ को बीच में छोड़ देती हूँ ताकि आप आगे भी पढ़ो। इंटरेस्टिंग लगता है, आप इंटरेस्ट से पढ़ो जो है हिस्ट्री को, ऐसे बोरियत मत करो। ठीक है, तो मैंने आपको वहाँ ये बोला था कि सुसीम ने जो है शांति स्थापना की थी, नहीं, सुसीम असफल हो गया था। तभी उसने, आप मैंने कहा था कि वहाँ पर उसने कर ली थी और उसके बाद शांति स्थापना हुई थी। नो, सुसीम असफल हो गया था। फिर उसने जो है किसको भेजा था, किसको भेजा, अशोक को। और वहाँ उसने फिर शांति स्थापना करी थी, फिर वहाँ पर एक नगर की स्थापना भी करी थी। ठीक है, जीता भी था। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है। आगे बात करेंगे उत्तराधिकारी का संघर्ष। बौद्ध ग्रंथों से हमें पता लगता है कि 373 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष हो गया था। क्योंकि एक तो जो प्रधानमंत्री है राधागुप्त की सहायता से अशोक ने अपने जो सौतेले भाई सुसीम को पराजित कर दिया था। एक तो चाणक्य था, एक राधागुप्त था प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसकी हेल्प से अपने सुसीम भाई को उसने पराजित कर दिया था और वो स्वयं जो है सम्राट बन बैठा। आपने सिर्फ इतनी बात ही याद रखनी है। ठीक है, तिब्बती एक लेखक है तारानाथ, अभी हमने इनका नाम पढ़ा है। और चीनी साक्ष्यों से भी हमें गृह युद्ध का संकेत मिला है कि दोनों भाइयों में युद्ध हुआ है और बहुत ज़्यादा ही हुआ है। अब बात करेंगे हम इसके राज्याभिषेक की। अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ है, बिंदुसार की जब मृत्यु हो गई थी उसके 4 वर्ष के बाद, यानी कि 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और कह सकते हो कि बिंदुसार की जो मृत्यु हुई थी उस समय जो उस 25 वर्ष का नहीं था। ठीक है, और अभिषेक के लिए जो है 4 वर्ष तक उसको रुकना पड़ा था। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी
उस वक्त वो 25 वर्ष का नहीं था। 25 वर्ष होना ज़रूरी था उस समय अभिषेक होने के लिए। तो उसको उसके लिए 4 वर्ष तक रुकना पड़ा था। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है सम्राट के रूप में अशोक कैसे हुआ। बहुत गंदा था, मांसाहारी था, क्रूर था, निर्दयी था। ठीक है। और एक बार तो ऐसा हुआ दिव्य वरदान के अनुसार कि एक जैसे उसको आज्ञा दे दी, और अगर उस चीज़ का किसी ने उल्लंघन कर दिया तो उसने क्या किया था, 500 मंत्रियों को, 500 अमात्यों को जो है मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं प्रचंड अशोक। ठीक है। कलिंग के युद्ध के बारे में देखते हैं। राजतरंगी के अनुसार अशोक जो था कश्मीर का प्रथम मौर्य सम्राट था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसके अनुसार जो है कहा जा सकता है कि अशोक कश्मीर का प्रथम मौर्य सम्राट था। तो राजतरंगिणी के अनुसार ये बुक है, उसके अनुसार कहा जाता है कि ये क्या था, ये प्रथम मौर्य सम्राट था कश्मीर का। ठीक है। और इसने एक नगर की भी स्थापना की थी, श्रीनगर में एक स्थापना भी की थी श्रीनगर की। और अशोक ने सर्वप्रथम जो क्या काम किया था, किसको जीता था, कश्मीर को, और उसे क्या कर लिया था, अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। और इस विजय की जो पुष्टि अगर मिलती है राजतरंगिणी में ही मिलती है। ठीक है। अशोक के शिलालेख में हमें एक चीज़ और मिलती है कि उसकी एकमात्र जो विजय थी वो कलिंग है ना, कलिंग युद्ध, कलिंग की ही मिली है हमें, जो इसकी एक विजय थी। प्राचीन जो कलिंग था प्रदेश सभ्यता है, आपके आधुनिक जो उड़ीसा है ना, जो आज के टाइम में उड़ीसा है, उस समय कलिंग उस समय का राज्य था। अब बात करेंगे हम कि ये क्यों हुआ, कलिंग युद्ध हुआ कि उसके क्या कारण थे। सबसे पहली, ये अपनी जो नीति है ना, साम्राज्यवाद नीति को अपना रहा था। मैंने साम्राज्य का ना विस्तार करना है, ये बढ़ाना चाहता था अपने साम्राज्य को। सेकंड, मगध की सुरक्षा कर रही थी। कैसे, एक कलिंग राज्य था नंद काल में, जो है मगध साम्राज्य का ही भाग था। जो कलिंग था ना, कलिंग राज्य जो था नंद काल में, जब वो धनानंद आया था, मगध साम्राज्य का ही एक भाग था। परंतु जब आपके नंद वंश का पतन हो गया, जो लास्ट शासक था धनानंद, जब वो पतन हो गया तो ये जो है ना बिल्कुल स्वतंत्र हो गया था कलिंग। तो अशोक के समय कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था, और मैगस्थनीज ने कलिंग की शक्तिशाली सेना का विवरण भी दिया है। बहुत अच्छी सेना थी। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसलिए राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए कलिंग को विजय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और साम्राज्य में राजनीतिक एकता भी स्थापित करनी थी, आवश्यक था। तो यही अशोक ने किया। नेक्स्ट कारण क्या था, दक्षिण भारत से इससे सीधा संपर्क हो सकता था। कलिंग युद्ध का जो वास्तविक कारण यह था कि अशोक जो था दक्षिण भारत की ओर जाने वाले जल और स्थल दोनों मार्गों को अपने अधीन जो था करना चाहता था। कोई भी काम, क्योंकि साम्राज्यवाद करना है, कैसे भी करे, तो दक्षिण में भी उसने अपने हाथ पैर चलाए। नेक्स्ट, इससे क्या हुआ, अगर वो करता, क्या कारण थे, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए उसने उस पर अटैक किया। अशोक ने अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है। तो ये चीज़ भी है। पिता की पराजय का बदला लेना था। जब बिंदुसार ने चोल और पांडे राज्यों पर आक्रमण किया तो कलिंग नरेश ने मौर्य सेना पर पीछे से आक्रमण करके उसके राज्यों की सहायता भी की थी। तो इस वजह भी था, अशोक ने अपने पिता की पराजय का बदला लिया, इसलिए उसने इस पर अटैक किया। ठीक है। कलिंग युद्ध की अब जो है घटनाएं पढ़ लेते हैं। अपना शासनकाल यानी कि 269 में जब वो अपनी गद्दी पे बैठा, उसके 8वें वर्ष में यानी कि 261, पीछे जाएंगे ना, 269 में राज्याभिषेक हुआ है, तो 261 में अशोक ने किया था कलिंग पर अटैक। और ये इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें मिलती है 13वें शिलालेख से। हमें भरपूर मिलती है कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है। लेकिन हमें ये चीज़ पता नहीं लगी कि कलिंग के शासक का नाम नहीं मिला कि कौन था उस समय शासक, ये चीज़ हमें नहीं मिली। बहुत गंदा युद्ध था, बहुत भीषण था, 4 मास यानी कि 4 महीने तक चला। और 13वें शिलालेख से हमें इस युद्ध के परिणामों का जो है उल्लेख मिलता है। 50,000 व्यक्ति इसमें बंदी बनाए गए, निर्वासित कर दिए गए, हत्याएं हुए, मतलब बहुत कुछ हुआ। अब जानेंगे इसके परिणाम और प्रभाव क्या हुए। मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। कलिंग की जैसे ही विजय हुई, कलिंग पर उसने अपनी विजय प्राप्त कर ली। किसने, अशोक ने। अशोक ने अपने पिता से एक विशाल साम्राज्य उत्तराधिकारी में प्राप्त किया था। लेकिन कलिंग विजय जैसे हुई, उस पर जब उसने विजय प्राप्त कर ली, जो जो राज्य की सीमाएं थी वो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत हो गई। ये सारा आपने याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार जो है अशोक ने किया। और कलिंग कैसा बना, कलिंग साम्राज्य का 5वां प्रांत बना है। कौन सा प्रांत बना, 5वां। और इस प्रदेश की राजधानी क्या थी, तोशाली थी। कलिंग की राजधानी क्या थी, तोशाली थी, याद रखिएगा।
दिग्विजय के स्थान पर जो है अब धम्म विजय है स्वीकार करना। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति को सदैव के लिए त्याग दिया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। दिग्विजय के स्थान पर उसने धम्म विजय को अपनाया। युद्ध के इतने भयानक प्रभाव उसके सामने आया ना, उसका दिमाग खराब हो गया था और चरित्र में इसकी क्रांति उत्पन्न हो गई थी। इतना नरसंहार उसने देख लिया था, उसकी अंतरात्मा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गई थी। तो ये चीज़ इसके एक कह सकते हो कि भाई यहीं से उसके जो प्रचंड अशोक है वो अच्छे अच्छे नाम उसको मिलने लग गए थे। इस चीज़ का इसके व्यक्तिगत जीवन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। कैसे पड़ा? उससे पहले जहाँ अन्य राजाओं की तरह वो ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करता था, शिकार खेलता था, मांस खाता था, भोग विलास में, युद्ध जैसे ही वो खत्म हुआ उसकी नीति में परिवर्तन आ गया। उसने बिल्कुल भोग विलास को त्याग कर दिया और अपनी प्रजा का जो है अपना उसने सम्मान करना शुरू कर दिया, उनको पूछना शुरू कर दिया। आज जो अशोक है उसकी प्रशासनिक नीति में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखिए जैसे ही आपके अंदर परिवर्तन होता है, सबसे पहले अगर आपने परिवर्तन करना है तो स्वयं करना होगा। मैं आपको कहूँ आप पढ़ लो, आप पढ़ लो, आप पढ़ लो, जब तक मैं नहीं पढ़ूंगी तो मैं आपको कैसे ज्ञान दे सकती हूँ? सबसे पहले कभी भी शुरुआत करनी हो तो खुद से करनी पड़ती है। जब आप स्वयं उस चीज़ पे काबू पा लेते हो तब आप किसी को ज्ञान दो बैठ के कि आप ये काम करो। जब आप वो काम नहीं करते हो तो कोई आपके मायने नहीं रह जाते हैं। और इस समय मैं आपको बताऊँ रात के 12 बज गए और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, तो करो, करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को समझ सकते हो। एग्जैक्ट 12 बज गई है, ठीक है। चलिए, अशोक की प्रशासनिक नीति में परिवर्तन हुआ, स्वयं उसने अपने में परिवर्तन लाया। पड़ोसी देशों के साथ भी उसके शांति और मित्रता की उसने नीति अपनाई। शांति, मित्रता, सहयोग, उसकी विदेश नीति, ये जो सब चीज़ें इसने अपनाई। आपके अशोक के जो धौली और जूनागढ़ जो आपके शिलालेख है उसमें हमें शांति की नीति का प्रमाण भी मिलता है इस चीज़ से कि उसने कैसे कैसे इस चीज़ को अंजाम दिया, ठीक है। तो ये अभिलेख जो शिलालेख हैं जो आपने याद रखने हैं, धौली और जूनागढ़ शिलालेख। बौद्ध धर्म को उसने स्वीकारा। कलिंग युद्ध के बाद जैसे ही उसने चंड अशोक से धर्म शोका बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अशोक ने जैसे ही कलिंग युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद इसने क्या किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। आगे अशोक का साम्राज्य विस्तार पढ़ते हैं। ये उत्तर पश्चिमी से, ये आपको मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम से पेशावर के पास एक है शाहबाजगढ़ी, एक है मानसेहरा। उत्तर में है आपका बिल्कुल टॉप पे है नॉर्थ में देहरादून के पास है कालसी। नेपाल में है रुमेंदेई व निगलिका नामक स्थानों से। पूर्व में अगर बात करोगे तो रामपुरवा, लोरिया, नंदगढ़। और दक्षिण पूर्व में अगर बात करोगे तो धौली और जोगढ़, ये अभी अभी हमने नाम पढ़े हैं। दक्षिण में सिद्धपुर और मास्की नामक स्थान जो हैं ये प्राप्त हुए हैं। कि मतलब पता लगता है कि उसके साम्राज्य का पता लगे कहाँ से लेके कहाँ तक उसने कितना कितना विस्तार कर लिया था। अशोक का जो साम्राज्य है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बंगाल से लेकर दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक, पश्चिम में अरब सागर तक ही विस्तृत था। तो ये पूरा का पूरा जो है अशोक का साम्राज्य विस्तार था, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम करेंगे मौर्य प्रशासन। होप कोशिश करूँगी कि अगले पार्ट में जो है इसको कंप्लीट कर दूँ, नहीं तो 2 पार्ट और बनेंगे और इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा, अच्छी लगी है मेहनत। मेन मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, सिर्फ आपको उसी पे ज़्यादा फोकस रखना है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ अब लाइक ज़रूर कर दें, शेयर मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब रेड बटन आप ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं आपको एक बात बता दूं, चैनल पर चल रही है हरियाणा जीके की सीरीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं आपको जो हिंदी के एमसीक्यूज़ भी करवा रही हूँ वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में जो हम इसको भी कवर कर रहे हैं हिस्ट्री को, जो कि आपके एस्टेट पीजीटी के लिए या केवीएस पीजीटी के लिए या एमए के विद्यार्थियों के लिए जो है मेन टारगेट किया जा रहा है। तो सब इम्पॉर्टेंट ही है, सब अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। बस आप जो है चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो और सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगी। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।